नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करने वाला हूं कार्टूनिस्ट की आज़ादी के बारे में। 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। आज हम आज़ादी की 75वीं स्वतंत्रता की 75वीं जयंती मना रहे हैं। 74वीं सालगिरह। हमारी आज़ादी को 74 साल पूरे हो चुके हैं और हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारी आज़ादी की पहला स्वतंत्रता दिवस था। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस 75वां है, 74वीं वर्षगांठ। आज़ादी की बात होती तो सबसे पहले मीडिया की आज़ादी की बात होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जब भी होती है तब शार्ली एब्दो का जिक्र भी आता है और असीम त्रिवेदी का भी। उन लोगों का भी जिक्र आता है जिन्होंने कार्टूनिंग की नई परिभाषाएं लिखी, और उन लोगों का भी जिक्र आता है जिन्होंने कार्टूनिंग के बारे में बहुत ही अलग अलग प्रयोग किए और कार्टूनिंग को लेकर नए कीर्तिमान कायम किए। कार्टूनिंग एक ऐसी विधा है, खासकर एडिटोरियल कार्टूनिंग, जिसका संबंध संपादकीय से है। आप किसी को रेखाचित्र बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन किसी को कार्टूनिंग नहीं सिखा सकते, क्योंकि कार्टूनिंग एक ऐसी विधा है जो सिखाई नहीं जा सकती। 8 दिन पहले शनिवार को हमारे साथ इस्माइल लहरी और अभिषेक तिवारी कार्टूनिस्ट थे। आज हमारे साथ हमारे कई दर्शकों की मांग और श्रोताओं की मांग थी कि हम अभिषेक तिवारी जी का खास इंटरव्यू करें, उनसे बात करें, एडिटोरियल कार्टूनिंग को लेकर उनसे बात करें। तो आज हमारे आग्रह पर अभिषेक तिवारी जी ने अपना समय निकाला है। हम उनके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद प्रकाश जी। और सबसे पहले आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। ये जो कार्टूनिस्ट है, आज का विषय भी आपने रखा है कि कार्टूनिस्ट की आज़ादी, तो आज़ादी का रहना बहुत जरूरी है सभी के लिए। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। आज हम बात करेंगे कार्टूनिंग की विभिन्न विधाओं के बारे में। एडिटोरियल कार्टूनिंग क्या है, क्या नए कार्टूनिस्ट पैदा किए जा सकते हैं, उनका प्रशिक्षण किस तरह होना चाहिए। यह माना जाता है कि कार्टूनिस्ट किसी भी प्रधान संपादक की तरह महत्वपूर्ण होता है। अखबार की नीतियों में उसकी भूमिका बड़ी होती है, और जो बात एक लंबा चौड़ा संपादकीय या बड़ा लेख नहीं कह सकता, वो बात एक छोटा सा कार्टून कह सकता है। तो इन सब मुद्दों पर हम आपसे बात करने वाले हैं। ये बताइए कि कार्टूनिंग की विधा के बारे में। आपने पढ़ाई की है सैन्य विज्ञान में, आर्कियोलॉजिकल विज्ञान में, और आप बन गए हैं कार्टूनिस्ट। तो ये कैसे संभव हुआ, आप कैसे इस विधा में आए? हम यहाँ से अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। दरअसल प्रकाश जी, किसी भी रचनात्मक विधा में आने के लिए जो मैं समझा हूं कि आपकी शुरुआत जब हो रही होती है, स्कूल कॉलेज तो सभी लोग जाते हैं। रचनात्मक यदि माहौल है आपके आसपास, और माहौल का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई कवि, लेखक या इस तरीके का, मैगजीन्स को पढ़ना, क्योंकि हम उस दौर में थे जब इंटरनेट नहीं था, तो मैगजीन का जो संसार है वो आसपास था। पिता हमारे मैगजीन घर में खरीद कर लाते थे, चाहे वो बच्चों की मैगजीन हो या राजनीतिक मैगजीन हो, जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान और दिनमान। हमारा परिचय उसी समय हो गया। बच्चों की चंपक, नंदन, पराग, ये तीनों मैगजीनें हमारे घर में समय समय पे आती थी। और इवन फिल्मी मैगजीन, मतलब माधुरी और मायापुरी, लेकिन ये सब इकट्ठी नहीं आती थी। हम बहुत ही एक तरीके से मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आते थे, तो बदल बदल के आती थी। कभी बच्चों की मैगजीन आ गई, कभी, तो इस तरीके से एक कहानी, कथा, रचना, कविता, इन सब का जो हमारा कहें कि बड़े हो रहे थे, तो ये एक तरीके से सारा मस्तिष्क में बैठता रहा। और उसी के बीच में कहीं कार्टून भी बैठा, क्योंकि उसमें कार्टून छपते थे, सब में कॉलम आते थे उस समय कार्टूनिंग के। तो कहीं दिमाग उस ओर चलता रहा कि ये एक बहुत अच्छी विधा है और बड़ा तरीके से ह्यूमर तो है ही इसमें। लेकिन जो पिछली चर्चा में भी मैंने कहा था कि एक कार्टूनिस्ट का काम हमने देखा एग्जीबिशन में।
प्रदर्शनी लगी, हमारे शहर के कार्टूनिस्ट थे, और वहां से मुझे लगा कि ये काम मैं इसको विधिवत कर सकता हूं। अब सवाल जी। यही था कि आज भी यदि मुंबई में आप नहीं रहते हैं और कोई बच्चा ये कहे कि मुझे एक्टर बनना है, तो राजधानियों में तो फिर भी नाटक होते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन आप राजधानियों से इतर छोटे कस्बे में जाएंगे तो ये बड़ा संघर्ष है कि बनना तो है मगर बनोगे कैसे। तो मेरा मानना ये है कि आपके अंदर का जो जुनून है वो किसी भी काम के लिए वो आपको वो बना देता है यदि आपने सोचा है। और जुनून शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे हिंदी में कहें तो कुछ और शब्द कह सकते हैं, लेकिन आपके अंदर यदि एक लगन है तो आपको वो रास्ते मिलते जाते हैं। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि मैंने तब 10+2 नहीं था, 11 था, मैं साइंस का हाँ। विद्यार्थी था, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत कमजोर विद्यार्थी हूँ, साइंस का बहुत अच्छा विद्यार्थी था। उसके हाँ। बाद मैंने सैन्य विज्ञान लिया, और कार्टूनिस्ट बनने की प्रक्रिया में सैन्य विज्ञान आता है। मेरा जी। विद्रोह था कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे इंजीनियर नहीं बनना था। और हम्म। माता पिता या सारे रिश्तेदार मिलके, क्योंकि मेरी तीनों बहनें जो हैं वो साइंस से पोस्ट हाँ। ग्रेजुएट है, और सारा अच्छा। जितना परिवार है आसपास वो सब साइंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर भरमार है। तो ये जी। दबाव था कि ये श्रीमान यदि साइंस नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या जीवन में। तो मैंने हम्म। उसका तोड़ ये निकाला कि मैं बीए करूंगा। और आप समझ हाँ। सकते हैं कि बीए करना मतलब 80 के दशक में एक तरीके से अपने को बेरोजगारी की ओर धकेलने जैसा था। तो मैंने सैन्य विज्ञान इसलिए लिया था कि उसमें आसानी से एडमिशन हो गया, 4 या 5 हम छात्र थे विंड एमजीएस कॉलेज में। हाँ। लेकिन पढ़ते समय जो आज मुझे लगता जी। है कि वो पढ़ा भी मेरे पत्रकारी जीवन में बड़ा काम। हम जब भी युद्ध की या बात करते हैं तो सैन्य विज्ञान हमें वो बताता है कि युद्ध के मतलब क्या है, क्योंकि सारे युद्ध पढ़ाए गए उसमें। तो आप कह सकते हाँ। हैं कि एक कार्टूनिस्ट को बनाने में उस सैन्य विज्ञान की भी बड़ी भूमिका है, प्रकारांतर और अप्रकारांतर से। और फिर वो आर्कियोलॉजिकल साइंस पढ़ने का पीछे किसके पीछे? वो भी कार्टूनिस्ट बनने के उसमें ही आता है। भिंड में जी। जब हमने बीए कर लिया तो उस समय तक मेरे कार्टून छपने लगे थे, दैनिक आचरण में कॉलम जाने लगा था। तो मेरे अंदर वो एक कुलबुलाहट थी कि मैं ग्वालियर कैसे पहुंचूं, और ग्वालियर पहुंच जाऊंगा तो मैं रोज शाम को कार्टून त्वरित विषय पे बनाऊंगा और थोड़ा सा मेरा दायरा बढ़ेगा बड़ा। तो अब ग्वालियर पढ़ने के लिए बात वही थी कि आप डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री कर रहे होते तो आपको घर वाले भेजते, हॉस्टल मिलते। तो हम्म। मेरा एक मित्र है आफाक हुसैन जैदी, वो टीचर है। हम्म। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ स्टडीज जीवाजी यूनिवर्सिटी, वो छोटा है, 20-20 की क्लासेस हैं उसमें, वो वैसा यूनिवर्सिटी नहीं है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा हो। तो उसमें बोले एक आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट है, हम लोग उसमें एडमिशन लेते हैं, और वहां पे 2 कमरे बॉयज हॉस्टल में आर्कियोलॉजी के लिए हैं। और वो ये जानकारी लेके आया कि आर्कियोलॉजी में एडमिशन कोई लेता नहीं है, यानी हमसे जो पहले बैच था उसमें एक विद्यार्थी था, प्रकाश जी। तो हम लोग वहां गए तो एडमिशन तो हो ही जाना था, एडमिशन हो गया तो हम लोगों ने हॉस्टल की वो प्रक्रिया शुरू की तो हॉस्टल मिल गया। तो ऐसे ग्वालियर में रहने का हमारा ठिकाना आर्कियोलॉजी के मार्फत बना। तो आप कह सकते हैं कि कार्टूनिस्ट बनने की प्रक्रिया में हाँ। आर्कियोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। यदि वो सब्जेक्ट नहीं होता तो मेरे हाँ। पास संकट ये था ना कि इतना पैसा मिल नहीं रहा था कार्टूनिंग से। एक उस जी। जमाने में 500 रुपए मुझे मिलते थे उस अखबार से। तो हाँ। पिता हाँ। ये तो चाहते थे, मुश्किल। जी। ये बताइए कि एक अच्छे कार्टूनिस्ट बनने के लिए कितना अच्छा रेखांकन होना चाहिए, ड्राइंग कितनी अच्छी होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए किसी को अच्छा कार्टूनिस्ट बनने के लिए? अब देखिए इसका जवाब 2 तरीके से है जी। कि यदि मैं इसको स्वयं को प्रस्तुत करके इसका जवाब दूं एज ए कार्टूनिस्ट, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अच्छा कार्टूनिस्ट हूं या नहीं हूं। बहरहाल लेकिन कार्टूनिस्ट हूं। और ड्राइंग मेरे पास क्योंकि मैं किसी भी ड्राइंग स्कूल में नहीं गया, किसी भी ड्राइंग के टीचर से विधिवत मैंने कोई शिक्षा नहीं ली। और मेरा ये यकीन है आज भी कि जितनी ड्राइंग कार्टूनिस्ट बनने के लिए चाहिए उम्र के उस दौर में या इस दौर में,
मतलब आज भी कोई 53-54 साल की उम्र में कार्टूनिंग शुरू करे तो उतनी ड्राइंग आदमी के भीतर है जितनी कार्टून बनाने के लिए ड्राइंग चाहिए। सवाल है उसकी प्रैक्टिस का, कि चूंकि आपने अभ्यास नहीं किया हुआ है इसलिए आपको लगता है कि आप आर्टिस्ट नहीं है। आप 15 दिन हाथ को घुमाइए, हाँ, कार्टून में जितनी अब ये अलग बात है कि आर के लक्ष्मण बहुत अच्छे इलस्ट्रेटर भी थे, है? हाँ, और जैसे हमारा मित्र लहरी, वो हाँ, बहुत अच्छा इलस्ट्रेटर भी है, उसने फाइन आर्ट की विधिवत शिक्षा ली है। तो हाँ, वो एक उसमें आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आप हाँ, अपने आइडिया पे और भी ज्यादा गहराई में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन कार्टूनिस्ट बनने के लिए चूंकि जो साधारण भाषा में कहें कि उसमें आइडिया के जो हैं वो 12 आने हैं, रुपए की बात करें, और ड्राइंग के मुझे लगता है उसमें 4 आने हैं। तो यदि आपका आइडिया है तो आप हाँ। उतनी ड्राइंग है कि आप उसमें अपनी बात को कहने में 100% जो है सक्सेस होंगे, बात आपकी पहुंचेगी। ऐसा कहा जाता है कि एक उम्र के बाद अगर आप ड्राइंग सीखना शुरू करते हैं तो आपकी एक्सेप्ट करने की शक्ति, सीखने की शक्ति ज्यादा होती है। आप ज्यादा अच्छी तरह चीजें सीख सकते हैं। क्या ये बात सही है? सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं। हाँ, हम लोग आज भी सीख रहे हैं, जैसे ये जिस माध्यम से आप वार्तालाप कर रहे हैं, ये भी अभी अभी हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीख ली, बहुत कुछ नहीं आता था हमको भी। वही ड्राइंग में है कि आपके अंदर सीखने की क्षमता कितनी है। आप क्षमता नहीं, क्षमता तो सब में है, हाँ, सीखने की ललक कितनी है, आपकी रुचि है कि नहीं उसमें। हाँ, जैसे मैं अभी कभी कभी लाइव स्केचिंग करके कार्टूनिंग की उस पर डालता हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं ये हाँ, कहता हूँ कि देखिए कितना आसान है कार्टून बनाना। तो मैं ये देखता हूँ कि उसमें अब बच्चे तो नहीं आते हैं, लेकिन मेरी हाँ, उम्र के लोग मेरे से कहते हैं कि साहब हमने देखिए बनाना शुरू कर दिया इसको देख के। मैंने कहा ये आपको आता था, हमने हाँ, सिर्फ आपको इतना कहा कि आप जरा ट्राई तो कीजिए। और हाँ, मुझे लगता है कि यदि वो थोड़े से गंभीर हो जाए हाँ, तो हाँ, कार्टूनिस्टों की बहार आ जाए इस मुल्क में, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो। आपको याद हो आपके मित्र सुधीर तेलंग, है ना, हमारे तो बहुत जी, सीनियर थे, उन्होंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में रहते हुए एक कार्टून कंपटीशन आयोजित कराया था, वो 3-4 साल चला। हाँ, तो पहला जो कार्टून कंपटीशन हुआ तो उसकी एक बुकलेट आई, उसकी हाँ, भूमिका में उन्होंने लिखा था कि जो हाँ, एंट्री आई उस कार्टूनिंग के लिए, कार्टून सेक्शन में, कैरिकेचर में, बोले मैं दंग जी। रह गया, वो सर्वाधिक आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों से थी। तो इतने कार्टूनिस्ट जो हैं समाज ने उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया, उन्हें कार्टूनिस्ट होना चाहिए। ये कहा जाता तो है कि ये कार्टूनिस्ट कार्टूनिंग का कई बार कई कार्टूनिस्ट कार्टून बनाते वक्त अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं। हम्म, संसद भवन को कमोड की तरह बना देंगे। कहीं शार्ली एब्दो की बात करें तो शार्ली एब्दो ने बहुत ही अश्लील और फूहड़ कार्टून छापते हैं। हमारे पैमाने में वो अश्लील और फूहड़ हैं। कई लोग राष्ट्रपति जी के कार्टून बनाना ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप राष्ट्रपति के कार्टून नहीं बना सकते, लेकिन परंपरा है कि राष्ट्रपति के कार्टून नहीं बनाए जाते। राष्ट्रपति जी के कार्टूनों से मुक्त रखा जाता है, नहीं बनाते। इस तरह बहुत सारी परंपराएं होती है कि हम कार्टूनिंग में उनका पालन करते हैं। वो परंपराएं जीवित रहनी चाहिए। क्या राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रीय निशानों का इस तरह अपमान करना, उन्हें अपमान करने वाले कार्टून बनाना, क्या ये भी आजादी मिली कार्टूनिस्ट को? ये आपने बहुत बहुत मतलब गहरा प्रश्न पूछा है। दरअसल आजादी का मतलब हमने ये मान लिया है कि हम जो सोचते हैं, हम जो विचारते हैं, वो हमें आजादी चूंकि देता है, संविधान हमें इस बात की आजादी देता है कि आपका मौलिक अधिकार है, आप कुछ भी। हाँ, दिक्कत वहां से शुरू होती है कि कार्टून बनाने पे कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए, आप उसे देख लीजिए। लेकिन हाँ, बनाने के बाद जब मैं उसे आपको दिखाऊंगा तो फिर ये आप तय करेंगे कि वो उसको आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे। और जो आप सवाल कर रहे हैं कि उसमें राष्ट्रीय चिन्हों का इस्तेमाल जब होने लगता है, तो मेरा ख्याल ये है कि किसी संविधान में तो, कानून की धारा में तो नहीं लिखा है कि आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जरा गौर करिए आप कि मैं चूंकि राजस्थान में रहता हूं, और राजस्थान में फौज में जाने की एक परंपरा है। आप पूरा शेखावाटी इलाका हो या देखिए,
हर घर में एक नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग फौज में जाते हैं। तो जब इतनी संख्या में फौज में जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उधर से जो ताबूत आते हैं उनकी संख्या भी ज्यादा होती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम क्या हर सप्ताह किसी ना किसी रूप में एक अपने फौजी का या पैरा जो सुरक्षा बल हैं उनके किसी ना किसी का आता है और वो अपनी ड्यूटी करते हुए आता है। लेकिन अब आप देखिए कि जब वो शहीद का शव आता है तो उसके साथ में क्या आता है? उसके साथ में एक तिरंगा आता है और उसके कंधे पे जो सितारे हैं वो आते हैं, उसके जो टोपी है उस पे जो अशोक चक्र है वो आता है और वो उसके माता पिता को पूरे ऑनर के साथ में दिया जाता है। तो उसने अपनी जान क्यों दी? उसने अपनी जान इन्हीं राष्ट्रीय चिन्हों की सुरक्षा के लिए दी। इनका मान उसने रखा कि उसके कंधे पे जो लगाए गए थे। हम यदि उसका मजाक उड़ाएं तो हमें क्या राइट है? हाँ, व्यवस्था में जो लोग हैं हम उनका मजाक उड़ाएं, लेकिन जो आपका गौरव बोध है यदि हम उसका भी, जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाना चाहिए, इसलिए नहीं बनाना चाहिए, व्यवस्था में वो हमारा गौरव है, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, वो युद्ध लड़ने थोड़ी जाते हैं जब कोई दिक्कत होती है। और आप देखिए ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो सर्वे सर्वा है, वो उसके फैसले होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति हमारा गौरव बोध है, वो जो राष्ट्रपति भवन में जहां बैठते हैं वो हमारा गौरव बोध है। भले ही वो अंग्रेजों का बनाया हुआ, हमारा सर्वोच्च कमांडर वहां बैठता है। अब हम उसका मजाक उड़ाएं तो आप कह सकते हैं कि आजादी मिली है, हाँ वाकई में आजादी है मजाक उड़ाने की, लेकिन जब आप उसे किसी को दिखाएंगे तो फिर आपकी आजादी जो है वो संदेह के उसमें आएगी, प्रश्न चिन्ह उस पर लगेंगे कि कहां तक आपको आजाद अपना ख्याल रखना था। और अभी दिक्कत यही हो रही है कि चाहे कार्टूनिस्ट हो या जो भी हम देख रहे हैं कि वो सब अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला हम तब माने जब आपने व्यवस्था पे कोई बात उठाई हो और व्यवस्था आपको उस बात को कहने से रोक रही हो, वहां तक तो मैं समझ में आता है। लेकिन जब आप व्यक्तिगत हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये आजादी पे हमला है, तो मुझे लगता है कि आप कहीं व्यक्तिगत ही हो रहे हैं और व्यक्तिगत होने पे कानून आड़े आएंगे। हर चीज के मूल्यांकन के अपने अपने तरीके होते हैं, हर पेंटिंग के मूल्यांकन के तरीके हैं, लेख के, कहानी के, उपन्यास के, हर रचना के मूल्यांकन के तरीके होते हैं। कि कार्टून के मूल्यांकन का क्या तरीका हो सकता है? किसी कार्टून को बहुत सफल माने या महत्वपूर्ण माने, इसका क्या पैमाना होना चाहिए? उसको दो तरीके से, एक कि सबसे अच्छा कार्टून किसे माना जाए जी, तो उसमें यह कहा गया है कि जिसमें शब्द ना हो, क्योंकि यदि शब्द नहीं है तो वो एक तरीके से देश की सीमा रेखा को भी वो जो है वो पार करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि भाषा की सीमा रेखा को वो पार कर लेता है। फिर हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें कहना क्या चाहते हैं। अब जैसे जो हिंदी का कार्टून है, अब जिसे हिंदी नहीं आती उसके लिए वो एक तरीके से वो समझ से बाहर है। और फिर बाहर किसी भी कंट्री का यदि कोई पाठक पढ़ता है तो वो कैसे समझेगा। लेकिन यदि उसमें शब्द नहीं है, साइलेंट कार्टून है, तो वो तो कहीं भी किसी भी दुनिया में आप उसको रख दीजिए। तो एक तरीके से सबसे सक्सेस कार्टून वही है यदि आपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब चूंकि वो हर बार संभव नहीं है, शोले हर बार नहीं बनती है, वो कभी कभी बनती है, तो इसलिए शब्दों का कम से कम। और अब आपने कहा कि सफल कार्टून किसे माना जाएगा, उसका एक दूसरा नजरिया है कि आपने सामयिक सब्जेक्ट, मतलब जो आज का विषय है, जो आज सबको हर्ट कर रहा है, सबसे पहले वो समझ होनी चाहिए कि आप किस विषय पे बना रहे हैं। जैसे उसको ऐसे देखें कि यदि जिस दिन बजट आता है और उस दिन आप जो है किसी और चीज की बात करें तो शायद अच्छा कार्टून भी लोग उसे उतना न सराहें। तो चूंकि अखबार से जुड़ा हूं मैं, तो मैं इस बात को समझता हूं कि जो सब्जेक्ट है वो सामयिक होना चाहिए कि व्यक्ति को कौन सा सब्जेक्ट किस समय हर्ट कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी है तो उस समय आप मौसम की बात नहीं कर सकते, आपको ऑक्सीजन पर ही बात करनी चाहिए, चाहे कार्टून उन मानदंडों पे उतना बेहतर ना हो, लेकिन फिर भी लोग आपको सराहेंगे और कहेंगे एक सफल कार्टून है।
कि ये बात कर रहा है समस्या की, वो सबका इशारा कर रहा है। तो मुझे लगता है सामूहिक विषय चुनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हमारे नेताओं में से कई नेता ऐसे हैं जिन्हें बहुत अच्छा कार्टून माना जा सकता है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? कुछ नेता नेताओं को लोग कहते हैं कि अच्छा कार्टून है वो। हाँ, लेकिन वो सफल नेता हैं, ये भी आप देख लीजिए। जिन नेताओं को कहा जाता है उनको दरअसल नब्ज मालूम है। और आज के जो राजनेता हैं, मुझे लगता है कि उनकी ट्रेनिंग में कहीं कमी है। उन्हें ये लगता है कि कार्टून जो है वो उनकी इमेज को धक्का पहुंचाता है। पसंद वो भी करते हैं, लेकिन वो दूसरे का कार्टून देखना चाहते हैं, वो अपने को नहीं देखना चाहते उस कार्टून में। और हमारा आज भी भरोसा है कि कार्टून जो है वो आपकी इमेज को बिल्डअप करता है, क्योंकि पाठक आज भी ये मान के चलता है कि कार्टूनिस्ट हर नेता पे कार्टून नहीं बनाता। उस नेता में कोई तो बात है, वो व्यवस्था में कहीं तो अपनी भूमिका निभा रहा है, नकारात्मक निभा रहा है या सकारात्मक निभा रहा है, लेकिन वो नेता जो है वो खाली नहीं बैठा हुआ है। तो आप पर कार्टून यदि कोई कार्टूनिस्ट बना रहा है, तो मुझे लगता है कि वो उस नेता का एक तरीके से सक्रिय होने का संकेत तो है ही है, उसका प्रमाण पत्र तो है ही। बाकी आप देखिए, इतने सारे नेता हैं, कौन कार्टूनिस्ट उनकी ओर देखता तक नहीं कि आपने किया क्या है। आप कोई बयान दीजिए तब। इंदिरा गांधी पे बहुत कार्टून बने, बहुत लोगों ने पसंद किया। जवाहरलाल नेहरू पर भी बहुत कार्टून बने, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव पर भी बहुत कार्टून बने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को लेकर बहुत कार्टून अखबारों में नहीं छपते, सोशल मीडिया पर दिखते हैं। इसका क्या कारण? इसका एक कारण तो देखो साफ है कि मीडिया में जिस तरीके के लोग आए हैं, अब ये सारी गेंद एक तरफ धकेल दी जाती है कि साहब मीडिया पे जो हमारी व्यवस्था है उसने कब्जा कर लिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मेरा मानना यह है कि जिस किस्म के लोग आए हैं, क्योंकि मेरा अनुभव है प्रकाश जी, मुझे आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि आप कार्टून मत बनाइए। बहस कार्टून बनने के बाद होती है, तो पहली ड्यूटी कार्टूनिस्ट की है कि वो कार्टून बनाए। तो अब बनाने से पहले यदि मैं इसको एक तरीके से मान लूं कि नहीं आजकल बनाने नहीं दिया जाता, तो मेरी नौकरी आसान हो गई ना। आप मुझसे पूछेंगे आपके कार्टून नहीं दिख रहे, मैं आपसे कहूंगा नहीं आजकल आप देख तो रहे माहौल कैसा चल रहा है। ये गलत बात है। माहौल वैसा ही है जैसा हमेशा से रहा है, चाहे अंग्रेजों के समय में या उसके बाद लोकतंत्र आ गया, किसी की भी सरकार रही हो। आपने यदि कमर के नीचे वार किया है तो आप संकट में आएंगे। आप जहां काम कर रहे हैं उस ऑफिस में भी संकट में आएंगे, और उसके बाहर आपने जो विषय चुना है वहां भी संकट में आएंगे। सवाल यह है कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है। और अभी मैं देख रहा हूं कि ये सहारा ले लिया जाता है इस बात का कि साहब आजकल बनाने नहीं दिया जा रहा। मैं कह रहा हूं कि अभी देखो, मैं एक कार्टून का उदाहरण देता हूं। राजस्थान में दो दल है, भाजपा और कांग्रेस। दोनों ही बहुत मजबूत दल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इस समय कोई एक दल कमजोर स्थिति में। राजस्थान में दोनों ही मजबूत स्थिति, और दोनों के नेता बहुत कद्दावर है दोनों तरफ। उनमें झगड़े इस बात के कि सबके पास ज्यादा कद्दावर नेता है। अभी बहस यहाँ ये चली कि साहब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्वारंटाइन है पिछले काफी दिन से। तो बाढ़ आई थी राजस्थान के हिस्से में हाड़ौती से। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, 2 बार की सीएम है, वसुंधरा राजे। उन्होंने, चूंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र था, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर लिया और उसका हवाई सर्वे कर दिया। और आने के बाद उन्होंने बयान दिया कि सीएम अपने घर से ही नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई इतने समय से क्वारंटाइन है। अब इसके पीछे डॉक्टरों की सलाह है या सीएम का बयान आया कि मैं इसलिए नहीं निकल रहा हूं कि मैं निकलूंगा तो लोग कहेंगे कि भीड़ लगा रहे हो और कोरोना फैला रहे हो, तो मैं करूं तो करूं क्या। अब आप देखिए, इसके बीच में एक राजनीति भी चल रही है। गुटबाजी में दूसरा गुट ये कह रहा है कि आप निकलिए, है ना, और आप इसलिए निकल रहे हैं। मैंने एक कार्टून बनाया कि जिसमें एक तरफ से आवाज आ रही है बाहर निकलो, दूसरी तरफ से आवाज आ रही है नहीं निकलूंगा। बीच में हमारा जो कॉमन मैन है वो बैठ के और उसके बच्चे फैमिली सुन रहे हैं दोनों की बातें। इधर से आवाज आ रही बाहर निकलो और उधर से आवाज आ रही नहीं निकलूंगा। और उसके ऊपर मैंने बस इतना लिखा, राजस्थान में इन दिनों राजनीति। अब मैंने कहीं नहीं लिखा कि इधर वसुंधरा राजे हैं या इधर अशोक गहलोत हैं, इधर मुख्यमंत्री हैं, इधर कांग्रेस। लेकिन उस कार्टून को मुझे लगता है सभी लोगों ने, जो जरा सा भी अखबार सुबह 15 मिनट देख लेते हैं, उन सब ने ये नहीं कहा कि आपने किस पे बनाया। उन्होंने कहा बहुत तगड़ा कटाक्ष है।
अब आप समझिए, इसको यदि मैं ये कर देता कि साहब इधर भारतीय जनता पार्टी है, इधर कांग्रेस है और उनके एक्सप्रेशन ये हैं, तो मुझे हाँ लगता है कि कहीं फिर मैं कार्टूनिस्ट होके जो है थोड़ी अपनी अपनी अपना अपना भी उसमें डाल रहा हूँ कि मुझे किसका चेहरा ज्यादा पसंद है, उसको ज्यादा। हाँ तो ये कार्टूनिस्टों को दरअसल यहाँ पे उनको समझना है कि आपको अपनी बात कहनी है। बात कहने के हजार तरीके हैं। अब हाँ इसमें एक चीज और हो सकती थी, मैं बताऊं आपको, और वो भी आजादी के उसमें आती है। एक तरफ से कहा जा रहा है बाहर निकलो, अब हम्म, निकलो में मैं ओ की मात्रा हटा दूं कि बाहर निकल, हम्म, एडिटर क्या करेगा, उस कार्टून को फाड़ के फेंक देगा और ये हाँ कहेगा कि आपको बात करने की तमीज नहीं है, इसमें बाहर निकल। हाँ लेकिन कार्टूनिस्ट वहां क्या कहेगा, देखिए साहब ये हमको आजादी ही नहीं है लिखने की, हाँ हाँ, तो ऐसे ही कहा जा रहा है बाहर निकल। तो ये मतलब हमें तय भाषा का करना है, ध्यान रखना है, तहजीब और भाषा लिहाज का, का, सब कुछ का। तहजीब। वो एक पीढ़ी तक रहा भारत में, हमने जिनको देख के हाँ सीखा है वहां हाँ तक रहा है। हमें कोई कार्टून ऐसा कोई बता दे जो आज की कार्टूनिंग हो रही है और जिसको लेके कहा जा रहा है कि ये कार्टून अखबार में नहीं छप सकता। हाँ उस समय का कोई कार्टून बताओ। इमरजेंसी के भी कार्टून दौर में कई अखबार ना उन्होंने हाँ। छाप लिए हैं, भले ही फिर उस पर ताला लगाओ लेकिन छपे। हमारे एक दर्शक है, हमारे मित्र हैं दिलीप लोको, वो पूछ रहे हैं कि व्यंग करना या मजाक उड़ाना दोनों में कितना फर्क है, व्यवस्था पर व्यंग की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए। देखिए, मजाक करने में थोड़ा सा वो लोकरे साहब कह रहे हैं कि एक हाँ महीन रेखा है। जी। मजाक में यदि आप व्यक्तिगत हो गए तो वो हाँ रेखा पार हो गई। हाँ हाँ और आपने कोशिश की कि मैं प्रकाश जी से ही मुखातिब हूं, लेकिन हाँ प्रकाश हाँ, जी जिस पद पे बैठे हैं मैं बस वहां तक मुखातिब हूं। मैं हम्म, उनका उनका मजाक उनके सरनेम से नहीं उड़ा रहा हूं, उनके नाम से नहीं उड़ा रहा हूं, और यदि हाँ उड़ा भी रहा हूं तो उनकी टोपी नहीं उछाल रहा हूं। मैं हाँ सिर्फ वहीं तक हूं जहां तक वो समस्या हमें कह रही है। दिक्कत ये होती है कि जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी पे सबने कार्टून बनाए जी। हैं, हमने भी बनाए हैं, सारे कार्टूनिस्ट उनकी दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। उड़ना भी चाहिए क्योंकि आपने रखी हुई है, लेकिन उस दाढ़ी का मजाक यदि मैं उनके व्यक्तिगत उस पर जाके करने लगूं तो वहां हम्म, वो फिर व्यंग नहीं रह जाएगा, वो मजाक अपनी हद पार कर जाएगा। और इसकी पीड़ा भी प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कही थी, उन्होंने एक हाँ जिक्र भी किया था। क्योंकि जैसे दाढ़ी है, मैंने दाढ़ी को एक बार बनाया कि पेट्रोल के भाव का वो तीर जो है दाढ़ी जो है उसमें कन्वर्टेड हो रही है, हाँ तो अखबार में छपा भी और किसी ने नहीं कहा कि आपने क्या किया, सबने कहा हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन यदि मैं उस दाढ़ी को उनकी किसी व्यक्तिगत उससे ले जाऊं तो फिर वो हम्म, मजाक जो है वो किसी किसी की भी, वो तो पीएम है, प्रधानमंत्री है, आपके देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, और ये फिर टोपी उछाल लेगी। तो ये फर्क है, व्यंग में व्यवस्था पे आप जो करते हैं वो वहां तक जी। व्यंग ठीक। अ, लेखिका हैं और पत्रकार हैं निर्मला भुराड़िया जी, वो कह रही हैं कि विडंबनाओं पर तो चोट करना ही होगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता, विडंबनाओं पर चोट करना अनिवार्य है, करना ही होगा, ये उनकी राय है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे। दरअसल कार्टूनिस्ट का काम ही है, ये जो हाँ विडंबना है उस पर चोट करिए, लेकिन हाँ सवाल ये है कि उस विडंबना को यदि हम एक नाम दे देंगे हाँ तो फिर चीजें हल्की होंगी। क्योंकि हाँ वहां जो बैठ जाएगा, चाहे वो आपके शहर का कलेक्टर हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, बाबू हो, हाँ पद बढ़ाते जाइए, उस हाँ उस 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 व्यवस्था में जो विडंबनाएं हैं आप उस पर हाँ चोट करिए ना, कि भाई ऐसा आदमी आता कैसे, वो कोई व्यवस्था हाँ है जिसके जरिए आता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये आदमी क्यों आ गया, अरे ए जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ हाँ। जाएगा, तो बात वही की वही है। हम जरा उसकी जड़ में तो जाएं। जी। एक यूरोप में एक बड़ा चलन है कार्टून स्ट्रिप बनाने का। किसी भी मुद्दे को लेकर एक कार्टून के बजाय लंबी पट्टी बनाई जाती है, कई कार्टूनों की लंबी फहरिस्त होती है। वहां चूंकि अखबारों के पन्ने भी ज्यादा होते हैं आमतौर पर, तो वो बड़े एक एक पूरे पूरे पेज कार्टून छापते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में ये दिन कभी आएगा। ये भारत में देखिए, इसमें पूरी जो भूमिका है वो कार्टूनिस्ट की है। मैं जब हाँ इंदौर में था, और सच तो ये था कि मेरी शुरुआत ही थी वो एक बड़े शहर में, बड़े अखबार में, तो मुझे हाँ ये रहता था कि मैं क्या काम करूं जिससे पाठक मुझे थोड़ा नोटिस करे सुबह। हाँ तो
सबसे पहले वहां उस समय चुनाव थे जिसमें दिग्विजय सिंह सरकार चुन के आई थी, तो जी। पोलिंग डे था। मेरे से श्रवण जी ने कहा कि जरा शहर का चक्कर लगा के आओ, तुम भी देखो कैसे मतदान होता है इंदौर में। मैं हाँ। गया और मतदान के समय उस समय बोगस वोटर ये सब चल रहा था, देख रहा था मैं कि कहीं हाँ। मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ही जगह 4 कार्टून बनाऊं आज के मतदान वोटिंग डे, और मैंने बनाए। उससे पहले कभी 4 कार्टून एक साथ मेरे लगे नहीं थे। वो 4 कार्टून की स्ट्रिप अखबार ने लगाई। उसके बाद से मैंने तय किया कि मैं वीक में एक दिन 4 कार्टून एक विषय पर बनाऊंगा। कार्टून हमेशा लगे हैं और आज तक यदि मैंने 4 कार्टून एक विषय पर बनाए हैं, तो आप देखिए विज्ञापनों का क्या दबाव रहता है अखबार में, उसके बावजूद वो 100% लगे। और यदि रहे हैं तो संपादक या उस समय जो भी प्रभारी है वहां पर, उन्होंने मेरे से एक तरीके से बहुत विनम्रता में ये कहा है, अभिषेक जी आपकी मेहनत पर हमने जाया नहीं होने दिया है, हम आज रह गया है, हम उसको कल लगा लेंगे, और वो लगते हैं। तो यहाँ सवाल है कि कार्टूनिस्ट चूंकि जो है उस मेहनत से बचना चाहता है, वो बचता है कि एक फ्रेम बनाया, नीचे अपना नाम लिखा और अपना काम हो गया। 4 कार्टून बनाने के लिए प्रकाश जी थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बैठना पड़ेगा। आजकल कलर कार्टून का है, आप चाहे उसे टच पैड पे करें, उतना तो करना पड़ता है। तो मुझे जो लगता है कि नए कार्टूनिस्टों को तो खैर अभी स्पेस है ही नहीं है कहीं भी। अब पुराने कार्टूनिस्ट हैं, वो अपना एक कार्टून बना के अपने को एक तरीके से स्थापित कर लेते हैं, और जो आप जहां बात कर रहे हैं वहां ज्यादा कार्टूनिस्ट है तो उनके बीच में कंपटीशन भी ज्यादा है। यहाँ तो ये है ना कि आप अकेले हैं, कोई है ही नहीं चारों तरफ। आप ना भी बनाएंगे तब भी संपादक आपको फोन करेगा कि आज का कार्टून जो है क्यों नहीं आया। जब राजेंद्र माथुर संपादक थे नवभारत टाइम्स के, तब उन्होंने बीकानेर के कवरेज के लिए कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग को भेजा। उन्हें लगा कि इस मामले में रिपोर्टिंग करना हो, कोई खास प्रकरण था कि रिपोर्टिंग करना हो, तो कोई कार्टूनिस्ट बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को अभिव्यक्त कर सकता है, लिख भी सकता है और कार्टून भी बना सकता है। तो क्या कभी ऐसा मौका आपको मिला कि आप अभी तो सहायक संपादक हैं और टीवी के पत्रिका तो सारे काम कर चुका हूँ अखबार के अंदर, सारे काम तो क्या कभी रिपोर्टिंग के लिए आपको भेजा गया कि आप जाइए रिपोर्टिंग आप कीजिए? मेरे को श्रवण जी ने इंदौर से भेजा था। खकरास सूर्य ग्रहण था जिसमें वो रिंग बनी थी जी, उसी समय की बात है, मेरे ख्याल से 95 के लगभग की बात है। तो उसमें हमारे भिंड शहर में पूर्ण था, उस दिन अंधेरा होना था वहां। तो श्रवण जी ने कहा कि आप अपने घर भी हो आए और मौके से लिखें भी क्या नजारा रहा। तो मैंने वो लिखा था और बाईलाइन मुझे दिया गया। लेकिन मैं ये आपको एक बात जोड़ रहा हूं इसमें कि मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपको कार्टूनिस्ट चुनना है तो आप उससे कार्टून ना बनवाएं कि आप 2 कार्टून बना के दिखाइए या 1 कार्टून बना के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप कार्टूनिस्ट हैं। कैसे आप उसे एक सफेद कागज दें और एक पेन दें और उससे कहें कि आपने आज का अखबार पढ़ा होगा, आपको कौन सी खबर आज की ऐसी लगी, उस पर आप 300, 400, 500 शब्दों का एक संपादकीय लिखिए, एक लेख लिखिए। उससे आप एडिटोरियल कार्टूनिस्ट चुन लें। यदि वो नहीं लिख पाता है और आप उससे कहिए लिखिए, आपने अखबार पढ़ने के बाद कुछ तो आपके दिमाग में होगा ना, किसी भी खबर हाँ, और यदि वो नहीं लिख पाता है तो आप समझ लीजिए कि अभी वो एडिटोरियल कार्टूनिस्ट बनने में कच्चे हैं थोड़े से। वो एडिटोरियल कार्टूनिस्ट बनने में उनको अभी और मेहनत करनी। तो एक कार्टूनिस्ट आप उसे कहीं भी भेज दीजिए, आप उससे रिपोर्टिंग करा लीजिए, आप उससे कॉपी जो है उसको ठीक करा लीजिए, और आप उससे जो अखबार की दुनिया में शीर्षक का बड़ा रोल होता है, आप उन्हें वहां बिठाइए। आप लेआउट की फाइनल लेआउट की यदि जांच करानी है तो आप उसको दिखाइए, क्योंकि आर्टिस्ट भी होता है वो। सो कार्टूनिस्ट जो है वो कंप्लीट जर्नलिस्ट है वो। जी प्रकाश जी, अलग अलग भाषाओं में कार्टूनिस्ट के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। आप देखेंगे कि हिंदी में कुछ ही कार्टूनिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पसंद किए जा रहे हैं। अंग्रेजी के कुछ कार्टूनिस्ट हैं जो बहुत मशहूर हैं, और केरल में कुछ कार्टूनिस्ट हैं, भाषाई कार्टूनिस्ट जो बहुत पावरफुल भूमिका निभाते हैं। तो क्या अंतर लगता है आपको हिंदी
के कार्टूनिस्ट में, अंग्रेजी के कार्टूनिस्ट में और मलयालम भाषा के कार्टूनिस्ट में क्या कोई बुनियादी अंतर है, या सब में एक जैसी आक्रामकता है, एक जैसा सोच है? क्या लगता है? नहीं, सबका एक जैसा सोच है। कार्टूनिस्ट जो है वो उसका वो तभी कार्टूनिस्ट बनता है, उसके अंदर वो, जैसे हम कहते हैं कि एक तेजाब होता है, कि वो उससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो पंच कर रही होती हैं, उसे परेशान कर रही होती हैं, तो फिर वो अपनी बातें निकालता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उधर ज्यादा कार्टूनिस्ट हैं, हमारे इधर जो हिंदी के कार्टूनिस्ट हैं, एक तो वो संख्या बल उनका बिल्कुल नहीं है, कम है। दूसरा, कम होने के साथ साथ आप बताइए कितने कार्टूनिस्टों ने कार्टून एग्जीबिशन की है यहाँ? जैसे मैं स्वयं ही कहूँ, मेरे हिस्से में 1 या 2 कार्टून एग्जीबिशन अभी तक मैं कर पाया हूँ। ये हमारे उस तरीके का माहौल हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं कार्टूनिस्ट बना हूँ किसी का कार्टून देख के एग्जीबिशन में। तो मैं अपनी बात करूँ, मेरा दायित्व है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कार्टून एग्जीबिशन करूँ, जिससे उसे देख के कुछ ना कुछ टैलेंट बाहर आए। साउथ में इस तरीके की चीजें ज्यादा होती हैं, कार्टून एग्जीबिशंस हैं, कार्टून प्रतियोगिताएं हैं ऑन स्पॉट। हमारे यहाँ अभी स्कूल में वो ये कहते हैं कि साहब हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा है, आप जज करने आ जाइए। तब हम उन्हें बताते हैं कि आप एक कार्टून कंपटीशन रखवा लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए हमारे यहाँ कार्टूनिस्टों की कमी है हिंदी बेल्ट में, आप कहें तो ये हम इसलिए वो चीजें जो है सब हमारे यहाँ बहुत सीमित मात्रा में। अभिषेक जी, हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं प्रियराज जी, जो खुद भी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। उनके कई कार्टून हमने देखे हैं, सराहे हैं, पर हमें पता नहीं था कि ये जो सवाल कर रहे हैं वे ही प्रियराज जी हैं। वो पूछ रहे हैं कि संपादकीय कार्टून व्यवस्था पर चोट करता है, व्यक्ति या पद माध्यम होता है, अच्छा व्यंग्यकार अपनी बात तीखे तरीके से रखता है, मगर शालीनता की लक्ष्मण रेखा की मर्यादा पार करना सही नहीं है। एक तरह से आपकी बात से ही वो इत्तेफाक रखते हैं। आप प्रियराज जी के लिए कुछ कहेंगे, उनकी बात? देखिए, मुझे यदि मेरे संस्थान ने असिस्टेंट एडिटर का रुतबा दिया है, क्योंकि मैं वो काम तो नहीं करता जो एक असिस्टेंट एडिटर करता है, लेकिन उन्होंने मेरे कंधे पे वो सितारे जड़े हैं कि आप इस रैंक में आएंगे, आपके पास ये अनुभव है। वो इसीलिए है क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा है उसको मैंने पार नहीं किया है अपने कार्टून, हमने व्यवस्था पे चोट की है। तो एक जर्नलिस्ट जो है वो जब तक अपनी लक्ष्मण रेखा पार न करे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने जो घट रहा है, आपके सामने जो हो रहा है, आप उसको देख के आंखें मूंद लें, लेकिन बात को कहने के तरीके, और बार बार समझाया गया है कि यदि सूखा पड़ा है तो सूखे से जो लोग परेशान हैं वो एक्चुअली उस सिस्टम का शिकार है, कि उसके बाद जो राहत आनी है, राहत बटनी है, उसमें भ्रष्टाचार है। तो आप सिस्टम को गरियाइए ना, बनिस्पत हम सिस्टम को गरियाने के हम उस सूखा राहत मंत्री के पीछे पड़ जाते हैं। उसके पीछे भी पड़िए, उसके पीछे 10% पड़िए, 90% उस व्यवस्था को आप देखिए कि वो चलिए उसको आप बदलवा दीजिए, वो दूसरा आएगा वो भी उसी व्यवस्था में अपने दोनों हाथों से बटोरेगा, तब क्या करिएगा? तो आप कार्टून बनाना आपका तो व्यर्थ गया, आपने उसकी बलि तो ले ली बना बना के कार्टून, व्यक्ति के बजाय व्यवस्था को बदलने की कोशिश। तो प्रियराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदीप कुमार मिश्रा हमारे एक दर्शक हैं, हमारे यूजर हैं, लिख रहे हैं कि जो बात लाखों शब्दों में लिखने पर अधूरी या बाकी रह जाती है, वही बात चंद आड़ी तिरछी रेखाओं के जरिए पूरी करना एक कुशल कार्टूनिस्ट का काम है, और वो इसे बखूबी व्यक्त कर देते हैं। ये प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने लिखा है। कार्टूनिस्ट के प्रति उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप लोकरे जी हमारे से फिर जुड़े हैं। उन्होंने पूछा है, लिखा है कि कार्टून कला में कंटेंट महत्वपूर्ण है या चित्र की कलात्मकता? अभी हम इस बारे में कुछ बात कर रहे थे, तब शायद दिलीप जी हमसे जुड़े नहीं थे। एक बार फिर दिलीप जी के लिए ये बात कहिएगा, क्या कहना चाहिए? विचार महत्वपूर्ण है, आपका आइडिया, क्योंकि यदि हम उस पर ड्राइंग को महत्वपूर्ण बना देंगे, और जैसा हम देखते हैं कि कई अच्छे कार्टून, जैसे उसमें कुछ रेखाओं की जरूरत होनी है, आपका जो आपने लिखा है, जो आपने 1-2 शब्द लिखे हैं वो बहुत पावरफुल है, वो अब सही चोट कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि फिर हम उसको बनाने के चक्कर में आसपास पर्दे भी अच्छे हों। अब घर बनाया है तो दिमाग में आता है एक टीवी भी होना चाहिए, टीवी है तो पीछे दादाजी की तस्वीर भी होनी चाहिए।
फिर उसमें बगल में जूते भी उतरे होने चाहिए, जूते हैं तो उसमें से मोजे भी निकले होने चाहिए, तो एक चप्पल उल्टी डली होनी चाहिए, तो कार्टून कहीं पीछे रह जाता है। सो कार्टून में आपका जो थॉट है, कंटेंट है, विचार है, वो ना बनने पाए, बस उतनी ड्राइंग रहे, क्योंकि निगाह यदि ड्राइंग पे चली गई तो फिर विचार आपका पीछे रह गया और ड्राइंग आपकी आगे आई। इसलिए कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बना किस पे रहे हैं और उसको कितना एक तरीके से फोकस उसी पे होना चाहिए। जी प्रकाश। रहे फिर से कह रहे हैं कि हिंदी में कार्टूनिस्ट की कमी क्यों है, क्या इसका उत्तर संपादन या मैनेजमेंट से जुड़े लोग देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हिंदी के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि हिंदी अखबारों का मैनेजमेंट खर्चे में बहुत कटौती करना चाहता है। उसे लगता है कि कार्टूनिस्ट अगर कोई फ्री में मिल जाए, हमें फ्री में कार्टून दे देगा तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, या कम वेतन पे कार्टूनिस्ट मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, ऐसा आमतौर पर उन्हें लगता है। आपका क्या कहना है अभिषेक जी? मैं थोड़ा सा यहाँ जो है, मेरे कई पत्रकार मित्र जो है मेरे से नाराज हो जाते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि सिर्फ कार्टूनिस्ट ही नहीं, जर्नलिज्म जो है वो खराब ही तब से हुआ है जब से हमने उसे नौकरी और बड़ी नौकरी का दर्जा देना शुरू किया है। हाँ, दिक्कत वहीं से आनी शुरू हुई है। और कार्टूनिंग के पेशे में जितने लोग आए हैं, जिन्हें हम सराहते हैं, हम कहते हैं कि ये कार्टूनिस्ट है भारत में, मेरा ख्याल है सब के सब वो किसी यूनिवर्सिटी से दीक्षित होके नहीं आए कार्टूनिंग की विधा में। वो शुरुआत उनकी वहीं से होती है कि पैसा तो आ ही जाएगा पीछे चलते चलते, कार्टून छपना चाहिए पहले, और छपने के लिए यह है कि आपकी लगन चाहिए, आप उसे बनाइए। मनी जो है वो बाय प्रोडक्ट है। आपका कार्टून यदि पब्लिक में सराहा जाएगा प्रकाश जी, तो ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है जो आपको छोड़ के किसी और चीज को छापेगा? और कार्टून यदि अखबार के फ्रंट पेज पे उस कॉर्नर पे है जहां के विज्ञापन के सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं नीचे उस छोटे से, और यदि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो उस कॉलम को कोई वहां से हटा नहीं सकता। और एक दिन भी यदि कोई संपादक हटा देता है तो उसको जो है नोटिस मिलता है। मैं राजस्थान पत्रिका को लेकर कह सकता हूं कि संडे हो या मंडे हो, वो कॉलम वहां रहता है। अब यदि कार्टूनिस्ट उसमें बेईमानी करेंगे कि कुछ भी बना दिया, हल्का बना दिया, तो फिर धीमे धीमे वो वहां से विदा हो जाएगा। तो शुरुआत वहीं से होती है कि आप कार्टून बना के संपादक के पास ले जाएं, आप वहां नौकरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन यदि उसे लगता है कि मेरे पेज पे ये हमारे पेज की गरिमा बढ़ाएगा, वजन बढ़ा देगा, वो सहज छापेगा, और छापते छापते वो आपको फिर जाने नहीं देगा, आपसे कहेगा आप यही रुकिए, कहाँ जा रहे हैं। और यही प्रक्रिया रही है। लेकिन अब ये हो गया है कि कुछ हमारे मित्र हैं जो जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, एक विधिवत तरीके से जब जर्नलिस्ट आ सकता है तो कार्टूनिस्ट भी आ सकता है, और जब वो विधिवत तरीके से आता है तो फिर सीधी सी बात है कि उसको उतना वेतन चाहिए, पे स्केल चाहिए, और बात सारी वही बिगड़ जाती है कि आपका आउटपुट क्या है, वहां कोई बात नहीं करता। जी प्रकाश। एक बात ये कही जाती है कि कई संपादक कार्टूनिस्ट से बिदकते हैं, उन्हें ईर्ष्या होती है और वो उनके अच्छे अच्छे कार्टून दबाना चाहते हैं या उनमें बदलाव की पेशकश करते हैं। उन्हें लगता है कि संपादक की हैसियत कम हो रही है और कार्टून्स की हैसियत बढ़ रही है। ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव है। मैंने देखा है कि संपादकों को कि अच्छे कार्टून को वो एक तरफ रख देते हैं कि नहीं, और जो घटिया होता है उसे पसंद कर लेते हैं। ऐसा क्यों? मेरा मानना है कि वो घटिया संपादक ऐसा करता है। यदि वो संपादक है तो वो एक आध बार कभी कर ले तो कर ले, आपसे नाराज हो तब भी नहीं करेगा। आपकी रचना में दम होना चाहिए, और ये मेरा अभी तक का पूरा अनुभव है 3.5 दशक का, कि अच्छा कार्टून कभी भी इस चीज का शिकार नहीं हुआ कि जो पेज पे था या जिनको भी उस पर फैसला लेना था उन्होंने इसलिए रोक दिया। लेकिन हाँ, इसलिए जरूर रुके हैं कि यार ये बहुत हल्का है, अच्छा नहीं है, ये बैड सेंस में है, गुड सेंस में नहीं है, इसके थोड़े से जो ध्वनि है वो अलग किस्म की जा रही है, तो तब तो कार्टून रुक जाता है। और हमें कई बार लगता है कि कहीं ऐसे ये कारण तो नहीं था कार्टून रुकने का, जबकि ऐसा कारण होता नहीं। जी प्रकाश। आपको अभिषेक कार्टूनिस्ट को कौन से कार्टूनिस्ट पसंद है? आपको कौन से कार्टूनिस्ट पसंद है, या आपके प्रिय कार्टूनिस्ट कौन रहे हैं, कौन आदर्श रहे हैं? क्या इस बारे में
मेरे आदर्श कार्टूनिस्ट जो थे वो देवेंद्र हैं, जो नई दुनिया हाँ इंदौर में थे। जी उन्होंने पॉलिटिकल कार्टूनिंग कम की, अब इसकी वजह तो हाँ वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ मैंने पाया हिंदी के कार्टूनिस्टों में बात करें कि जो हाँ भाषा, जो मुहावरा और हिंदी को जिस तरीके से उन्होंने मतलब कार्टून में स्थापित किया, उस और पॉलिटिकल कार्टूनिंग में मैं मानता हूं काक ने जो जिस तरीके से कार्टूनिंग की है हिंदी में, तो ये दो कार्टूनिस्ट मुझे बहुत प्रिय रहे हैं। और देवेंद्र के पास तो जबरदस्त ड्राइंग भी थी। जैसे हाँ इंदौर में था तो मुझे कार्टून उनका याद है कि उस समय फिल्म आई थी डायनासोर पे, जुरासिक पार्क। तो हम्म, उन्होंने बनाया था कि इंदौर में कूड़ासिक पार्क है और उसमें बड़े बड़े डायनासोर घूमते हैं। उन्होंने शहर को कूड़ासिक पार्क बताया था कि यहाँ बड़े बड़े डायनासोर घूमते हैं। अब आप देखिए कि ये हिंदी में ही हो सकता है कूड़ासिक हाँ पार्क। और ये हाँ तो इसलिए मुझे देवेंद्र और का, ये मैं हाँ व्यक्तिगत तौर पे इनको बहुत पसंद करता हूँ। बाकी हमारे समकालीन में सबको पढ़ता हूँ, कार्टून जिसका अच्छा होता है वो उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ उल्लेखनीय कार्टूनिस्ट कौन लगते हैं आपको आज के दौर के? आज के दौर में देखिए, नई पीढ़ी में तो कार्टूनिस्ट हमें दिखता नहीं। कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यदि वो छप भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद इनके अंदर वो जुनून रहा होगा शुरुआती दौर में, एक आध दो साल, वो क्यों खत्म हो गया। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी के कार्टूनिस्ट हैं, अब आप उनको कह सकते हैं कि उनका उम्र का वो उत्तरार्ध की ओर जा रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी में बहुत हिंदी में नाम गिनाना मुश्किल हो रहा है। एक हमारे यहाँ सुधाकर है, हाँ वो काम कर रहा है। हम्म, और मध्य प्रदेश में नई पीढ़ी के कार्टूनिस्ट मुझे याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी में आप देखिए वो मेरी उम्र वाले ही सारे दिखते हैं। यहाँ हाँ सुधाकर है। हाँ, साउथ में आपको मिलेंगे नए लड़के, हाँ मलयालम में मिलेंगे आपको, तमिल में मिलेंगे, कन्नड़ में मिलेंगे आपको, तेलुगु में मिलेंगे। और अंग्रेजी में भी कार्टूनिस्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं प्रकाश जी, अंग्रेजी हाँ में हाँ भी आप एक तरीके से खालीपन है। मराठी में कार्टूनिस्ट आए हैं, अच्छे आ रहे हैं। तो हम्म, लेकिन मुझे ये लगता है कि जहां संपादक है और संपादक के साथ पूरी टीम है और जो हाँ समझती है इन चीजों को, वहां आपको फोटो जर्नलिस्ट भी दिखेगा, वहां आपको कार्टूनिस्ट भी दिखेगा। लेकिन जहां सिर्फ एक नौकरी नुमा चीजें हो गई हैं, वहां तो हम्म। फिर इन सब चीजों के लिए तो क्या, वहां खबर के लिए जगह नहीं होती, तो फिर कार्टूनिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट तो बहुत दूर की बात है। बाल ठाकरे बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे। राज ठाकरे भी कार्टून बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर बाल ठाकरे राजनीति में नहीं जाते, शिवसेना नहीं बनाते, तो वो आर के लक्ष्मण की टक्कर के कार्टूनिस्ट होते। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? बिल्कुल रखता हूँ। और मैं हाँ इसको ऐसे भी देखता हूँ कि लक्ष्मण साहब राजनीति में आते तो वो बाल ठाकरे को टक्कर दे रहे होते। हाँ क्योंकि देखिए, राजनीति में आप उन राजनीतिक जो विमर्श है उसको कितना पढ़ पाते हैं। बाल हम्म, ठाकरे की सफलता इसी में है कि वो उस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाए, कब क्या हाँ करना है, कौन सी कैसा मोहरा आगे रखना है, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह जाना। जबकि आप देखिए कि हाँ वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। हाँ और कई नेता पूरी दुनिया नापते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते। बाल हाँ ठाकरे ने घर में रहकर ही दुनिया चला ली। तो ये मैं मानता हूं कि जो जो उनका राजनीति का जो विश्लेषण था, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स में सफल हुए। और ये कहा भी हम्म, जाता है कि जो क्योंकि कार्टूनिस्ट की निगाह एक्चुअली में समाज की उस अंतिम व्यक्ति पे होती है। और जो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जिसने अंतिम व्यक्ति को पकड़ लिया उसकी सफलता, तो मतलब मान लीजिए उसमें तो कहीं कोई संदिग्ध है ही नहीं। जी प्रकाश। अ, एक और बात कही जाती है आमतौर पर कि केरल में जिस तरह से कार्टूनिस्टों के संगठन हैं, हमारे यहाँ इतने संगठन नहीं है। हमारे यहाँ खेल पत्रकारों के संगठन है, फोटो जर्नलिस्ट के संगठन है, कैमरामैन, कैमरा पर्सन्स के, वीडियो जर्नलिस्ट के संगठन है, कॉमर्स के करस्पॉन्डेंट्स के, उनके व्यावसायिक पत्रकारों के वो है, संगठन है। लेकिन कार्टूनिस्टों का कोई संगठन नहीं है। तो क्या कमी है कार्टूनिस्टों के संगठन में? एक बात। और दूसरी बात, कोई नया व्यक्ति कार्टूनिंग के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहे तो वो क्या करे? क्या कोई परीक्षा होती है, कोई डिग्री है, कोई क्लास है, कहाँ से वो सीख सकता है?
कार्टूनिस्टों में जो कार्टूनिस्टों के संगठन नहीं है वो इसलिए नहीं है कि ये प्रयास कई बार हुआ, लेकिन हाँ उतने कार्टूनिस्ट ही नहीं निकले कि जिनको हाँ लेके आप कहीं बैठ के बैठक करें 6, 7, हम्म, 8, 10। हर बार हाँ ये रहा कि अच्छा अब ये तो हो नहीं सकता कि सिर्फ 5 कार्टूनिस्ट हैं वो अपना कोई एक क्लब बना लें, तो 5 में से हाँ 2 को फुर्सत नहीं होगी तो 3 करेंगे क्या अकेले बैठ के। हाँ इसलिए हाँ पूरे उत्तर भारत में कार्टूनिस्टों का संगठन इसलिए नहीं। दूसरा, ये मैंने महसूस किया है कि कार्टूनिस्टों में ईगो ज्यादा है, तो जब हम्म, संख्या कम है, और ये ईगो साउथ में भी होगा, लेकिन वहां हाँ बैलेंस हो जाता है कि ईगो वाले किनारे बैठे, जिनमें ईगो कम है वो थोड़े आगे आ जाए। यहाँ हाँ ये है कि आप हमें महान माने, फिर मैं हाँ आपको महान मान लूंगा अपने से कम। पहले आप मुझे महान माने, आप नहीं, कहें कि आई एम द ग्रेट आप कार्टून। मुझे महान माने, मैं आपको महान नहीं मानूंगा। हाँ, मैं आपको महान मानूंगा लेकिन अपने से कमतर मानूंगा। हाँ तो अब क्या होता है कि सीधी सी बात है, इसलिए वो अपनी अपनी दुनिया में रहे, लेकिन इससे कार्टूनिंग का नुकसान जो हाँ जो जैसे सारे कार्टूनिस्ट मिलके कोई एग्जीबिशन नॉर्थ इंडिया में अभी तक विचारी नहीं किसी के पास कि भाई हाँ 5 आर्टिस्टों में होता ना कि हाँ इंदौर के सारे आर्टिस्ट मिलके एग्जीबिशन करते हैं, कुछ मालवा के जैसे करते हैं, है ना, अलग अलग हाँ क्षेत्र से करते हैं कि शहर से 10 आर्टिस्ट आए हैं, यहीं आते हैं जयपुर में जवाहर कला केंद्र में। मगर ऐसा हाँ कभी नहीं सुना गया कि हिंदी के 5 कार्टूनिस्ट 4 कार्टूनिस्ट एक साथ दिल्ली में अपने को एग्जिबिट कर रहे हैं। वो कार्टूनों की एक एग्जीबिशन लगती भी कम है यूं। हाँ, महेश लगती भी कम। स्वामी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, हमारे यूजर हैं। वो पूछ रहे हैं, अभिषेक जी, नवोदित कार्टूनिस्ट की कमी का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? नए कार्टून नहीं आते, क्या कारण है? उसका कारण है कि देखिए, जो आपके अंदर टैलेंट है, अभी हाँ आज हम सिर्फ बहुत ज्यादा एक तरीके से उस युग में हैं जिसमें अच्छा पैसा चाहिए आपको, कम पैसे में काम किसी का चलता नहीं। हाँ तो यदि किसी को हम ये कहें कि आप आइए कार्टून बनाइए, हम आपको पत्रम पुष्पम देंगे, वो हम्म, आएगा ही नहीं दूसरे दिन से, वो कहेगा ये हमको बेवकूफ समझते हैं कि हम आएंगे, पेट्रोल खर्च करेंगे, समय देंगे और ये कह रहे हैं पत्रम पुष्पम देंगे। वो ये हाँ पूछेगा कि आप मुझे पर मंथ क्या देंगे। अब हाँ मेरा मानना यह है कि किसी रचनात्मक कर्म में पहले आप हाँ बनाइए, बाजार में आपकी पिक्चर कैसे ली जाती है, आपकी कहानी कैसे पढ़ी जाती है, उस पर फिर आपके बारे में आकलन होता है। ये पेशेंस रखना चाहिए। अब ये पेशेंस इस समय इसलिए नहीं है कि आपका सटायर अच्छा है, आप अच्छा कार्टून बना रहे हैं, तो आप किसी एड एजेंसी से जुड़ जाएंगे, वहां आपको पैसे मिलने लगेंगे। आप किसी मुंबई की तरफ चले जाएंगे, कॉमेडी हाँ स्क्रिप्ट में साथ में जुड़ जाएंगे, आपको अच्छा पैसा मिलने लगेगा। तो हाँ यहाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उस इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, ये तय है। अब जो इंतजार कर लेगा वो भविष्य में कार्टूनिस्ट बनेगा इसी व्यवस्था में, लेकिन जहां इंतजार नहीं है वहां मुझे लगता है कि आगे 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी यही स्थिति रहेगी, कभी नहीं बन पाएंगे। मारियो मिरांडा बहुत अच्छे इलिस्ट्रेटर थे। मुझे लगता है कि हमारे लहरी जी भी उनसे कमतर नहीं है। लेकिन मारियो मिरांडा ने जिस तरह मशहूर हुए, जिस तरह उनकी ख्याति फैली, दुनिया में फैली, उतनी लहरी जी की ख्याति मेरे ख्याल से, लहरी जी भी बहुत मशहूर हैं, बहुत महान हैं, लेकिन मिरांडा ने जिस तरह उसको कैपिटलाइज किया, हिंदी के कार्टूनिस्ट क्यों नहीं कर पाते ऐसा? हिंदी में दरअसल अंग्रेजी का जो पाठक वर्ग है वो थोड़ा सा, आप उसे कहें कि वो चीजों को, जैसे पेंटर जो है वो जब तक हिंदी वर्ग में रहता है, हिंदी के अखबारों में छपता रहे, हिंदी में उसके बारे में छपता रहे, उसे कम लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक अंग्रेजी के अखबार में छपता है, उसकी पेंटिंग के कई आयाम लोगों को दिखने लगते हैं। तो वो समझ जो है, आप जैसे गोवा जाते हैं तो आपको मारियो सब जगह दिखाई देता है। तो मुंबई में चूंकि काम किया मारियो ने, तो वहां से मारियो को, क्योंकि कला की समीक्षा आप कैसे कर रहे हैं ये भी निर्भर करता है। हाँ मैं कार्टूनिस्ट हूं, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, ये समीक्षक ही मेरे बारे में राय बनवाएंगे, और हाँ उससे आगे कार्टून कला को लेके चीजें बनेंगी कि भाई इस कलाकार का ये ना हो, लेकिन इस कला का होना जरूरी। तो आप पाइए ना कि, और इसमें मैं कह रहा हूं कि जो हिंदी में कार्टूनिस्ट हैं, जिसमें मैं अपने को भी जोड़ता हूं, अपनी कार्टून कलेक्शन या अपनी एग्जीबिशन, इससे हाँ आगे हम लोग बढ़े ही नहीं।
कि हमने उसके लिए, जैसे एक सवाल है, आपने पूछा था कि क्या विधिवत शिक्षा ली जा सकती है। मैं कह रहा हूं जो आज की स्थिति है, इसमें आगे 100 साल भी कोई विधिवत शिक्षा कार्टूनिंग की कैसे लेंगे। कोई सिलेबस हो, कोई किताब हो। अभी आप कार्टून की किताब देखिए, उसमें ये तो होगा कार्टून कला यहाँ से शुरू होती है, ये और अभी ये कार्टूनिस्ट काम कर रहे हैं, भारत में 1920 में आई, 30 में आई, और ऐसे ऐसे। लेकिन कार्टूनिस्ट बनेंगे कैसे? और जब उसमें वो बताते हैं कि कार्टूनिस्ट बनेंगे कैसे, तो वो बताने लगते हैं कि आर्टिस्ट बनिए। आर्टिस्ट कैसे बनेंगे? तो आर्टिस्ट बनने के लिए फाइन आर्ट स्कूल है ना, कार्टूनिस्ट कैसे बनेंगे? लिखना तो सब सिखा रहे हैं, लेकिन क्या लिखेंगे ये तो कोई लेखक ही बता पाएगा। उस पे काम अभी कार्टूनिस्टों को करना बाकी है कि एक कार्टूनिस्ट बनने के लिए क्या इतने साल बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कुछ एक सिलेबस नुमा बनना चाहिए कि यदि कोई पढ़ना चाहे, पढ़ के बनना चाहे, तो उसका संघर्ष थोड़ा कम हो जाए। उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ। सबके अपने कलेक्शन है, कार्टून के बारे में जिक्र है, लेकिन कार्टूनिस्ट कैसे बने इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। कार्टूनिस्ट अभिषेक एक ब्रांड के रूप में कैसे स्थापित होता, कभी आपने सोचा है कि किस तरह कार्टूनिस्ट अभिषेक एक ब्रांड अभिषेक के रूप में स्थापित हो? क्या कभी कोई परिकल्पना ऐसी रही आपकी? क्या कहें इसका जवाब मैं क्या दूं? सभी सोचते हैं ऐसा कि यदि मैं कोई काम कर रहा हूं तो उस काम को एक मान्यता मिले और अच्छे स्तर पर मान्यता मिल जाए। कोई जब नाम मेरा ले मेरे जाने के बाद भी, तो ये ना कहे, मुंह ना बिदकाए कि कौन थे, क्या करते थे, मैं जानता हूं। ये कहे कि हाँ मैं इनको जानता हूं और जो भी करते थे वो ठीक ही किया इन्होंने। वो उतनी मेरी अपेक्षा है, और मुझे लगता है बस उसी में लगा हुआ, बस इतना ही रहे तो वो उसी को मैं मान लूंगा कि ब्रांड। कार्टून बनाते बनाते आप टीवी प्रस्तोता एंकर कैसे बन गई? उसमें भी कार्टूनिंग का कैसे किए? धूप में बैठने से सफेद किए हैं या कोई खिजाब विजाब लगाया? नहीं। देखिए उसमें भी कार्टूनिंग, मेरे कार्टूनिस्ट होना ही उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उसमें क्या हुआ कि राजस्थान पत्रिका ने पत्रिका टीवी लॉन्च किया, और उसमें प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि हम पहला जो मौका देंगे वो सब प्रिंट की टीम को ही देंगे, क्योंकि हमारे स्टाफ भी खूब सारा था, कोई कमी तो थी नहीं। तो उन्होंने उसमें बाकायदा ऑडिशंस हुए कि कोई न्यूज रीडर है, कोई प्रोड्यूसर के लिए जिसकी जैसी रुचि हो, सबको आप जो उसमें कहा जाता है कि वॉइस देते हैं ना, जिसमें ऑडियो डब करते हैं कि आपकी आवाज अच्छी है, तो मेरे से भी कहा गया, तो मैं दाएं बाएं होता रहा। फिर मेरे से कहा गया कि चूंकि सुबह का कार्यक्रम जाना है, मॉर्निंग प्राइम टाइम, तो हमें उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो थोड़ा सा रचनात्मक हो और लिखता पढ़ता हो। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल अखबारों में लिखने पढ़ने वालों की कमी थोड़ी है। तो मेरे से ये कहा गया कि कुछ दिन कर लीजिए। तो मुझे भी लगा कि एक नई दुनिया है ये, है ना, इसमें जाके देखते हैं। मैं वहां गया। अब मेरा मानना प्रकाश जी ये था कि 4-6 महीने बाद ये मेरे से खुद ही कह देंगे कि आप तो यहाँ से रवाना होइए क्योंकि मेरा उच्चारण अच्छा नहीं था। मैं सा को शाह और शाह को सा बोलता था, वाह को वाह और वाह को वाह। बहुत सारी गलतियां थी बोलने। तो मुझे बिल्कुल था कि जैसे ही अच्छे लोग आएंगे वो सबसे पहले हमको यहाँ से रवाना करेंगे। मगर हुआ इसका उल्टा। जो गेस्ट हमारा आया हमारे कार्यक्रम में, मैंने उससे जब भी बात की तो उसने जाके हमारे प्रबंधन को यही कहा कि साहब आपका जो होस्ट है वो बहुत ठीक है। ऐसी बात तो मतलब कम हुई है। तो मुझे लगा कि आखिर क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि बतौर कार्टूनिस्ट मेरा पढ़ना लिखना हर विषय पे बहुत ज्यादा था कि चाहे मैं शहर की किसी भी समस्या पे बात करूं, या अभी जैसे अफगानिस्तान की समस्या है, यदि मैं अपने कार्यक्रम में किसी गेस्ट को बुलाऊंगा तो स्वाभाविक है कि मैंने उसमें पढ़ा हुआ है, तो उसका फायदा और वो कार्टूनिस्ट होने के नाते ही मिला। क्योंकि मुझे ये था कि पढ़ूंगा नहीं तो शायद मुझे कोई अच्छा कार्टूनिस्ट कभी मतलब बन नहीं पाऊंगा। और मुझे आज भी लगता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शायद अच्छे कार्टूनिस्ट बन जाओ। चलते चलते एक और सवाल हमारे एक दर्शक ने पूछा, महेश स्वामी हैं, अगर कोई कार्टूनिस्ट बनना चाहे तो आप 2 मुख्य सुझाव क्या देना चाहेंगे? सुबह जो है अखबार पढ़ो, कोई सा भी, जो आपके यहाँ आता है, शहर की खबरें देता है और आपको ये सूचना देता है कि इन दिनों आपके आसपास क्या हो रहा है।
अखबार हाँ, पढ़िए। शाम को टीवी सुन के सो जाना, नेट पे देख लेना, वो दिमाग में आपके दर्ज नहीं होता। ये सच बात है, साइंटिफिक बात है। लेकिन जब हाँ, आप किताब पढ़ रहे होते हैं या अखबार पढ़ रहे होते हैं, वो आपके हुँ, दिमाग में दर्ज होता है। तो पहला हुँ, काम तो ये है कि आपको कार्टूनिस्ट बनना है। दूसरा ये है कि आप दूसरों के कार्टून देखिए, हुँ, जो कार्टूनिस्ट काम कर रहे हैं। बहुत सारे कार्टूनिस्ट काम कर रहे हैं। आजकल नेट की दुनिया है तो आप बाहर के, तो हाँ, जितनी ड्राइंग चाहिए, आपका हाँ, दिमाग यदि कार्टूनिस्ट बनने के लिए जा रहा है, तो आप हाँ, पाएंगे कि उतनी ड्राइंग करने में आप सक्षम है 100%। बस ये दो हाँ, दो सुझाव है मेरे। अखबार पढ़िए हाँ, और थोड़ा सा हाँ, दूसरों के कार्टून देखिए, आप कार्टूनिस्ट बन हाँ। जाएंगे। प्रदीप कुमार मिश्रा हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जिस प्रकार से कवि, गीतकार, साहित्यकार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह आप आर के लक्ष्मण, देवेंद्र जी, ये बाल ठाकरे जी या लहरी जी जैसे कार्टूनिस्ट बनाए नहीं जा सकते। ये उनकी, प्रदीप कुमार जी की राय है। नहीं, वो आप इस उनकी राय ठीक है, सही है। लेकिन हाँ, हाँ, ये जो पैदा हुए, ये माहौल से पैदा होते हैं। हाँ, हाँ, आप यदि अपने आसपास का माहौल कैसा रखते हैं, हाँ, आप यदि बच्चे को नाटक दिखाने ले जाएंगे, तो उसके हाँ, अंदर वो संस्कार पैदा होंगे। वो हाँ, हाँ, एक्टिंग ना करे, वो स्क्रिप्ट लिखेगा, वो मंच को हाँ, समझेगा, उसके आर्ट डायरेक्शन में जाएगा। यही जी, कार्टूनिंग के साथ है कि कार्टूनिस्ट एक जर्नलिस्ट है, कि हाँ, आप आसपास का माहौल कैसा रखते हैं। तो जी, जी, कार्टूनिस्ट बन सकता है, उसमें फोटो जर्नलिस्ट हो सकता है, वो अच्छा रिपोर्टर हो सकता है, अच्छा एडिटर हो सकता है। तो ऐसा हाँ। नहीं हम कह सकते कि ये बनाए नहीं है। लेकिन अब वो 5-7 चीजों में से उसके अंदर से क्या निकल के आएगा, वो जरूर बनता माहौल से। माहौल नहीं है तो कुछ नहीं बना सकते। अभिषेक जी, हमारे इस कार्यक्रम को 1 घंटा 2 मिनट से अधिक हो चुके हैं। हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम दूसरे विषयों पर भी चर्चा करने के लिए आपको जी, आमंत्रित करेंगे। ये कार्टूनिंग के जी, अलावा मुद्दों पर जी, चर्चा होगी, तब भी आपको आमंत्रित जी, करेंगे। ये आपका आपका बहुत स्नेह है, ये आपका स्नेह है और आपकी समझ है बतौर संपादक कि आप कार्टूनिस्ट को इतनी तवज्जो देते हैं। क्योंकि यदि इतनी तवज्जो कार्टूनिस्ट को मिलेगी, अगली बार मैं शायद थोड़ा ड्रॉ करके भी बताऊं, क्योंकि मेरा मानना जी, है कि किसी को बनाते हुए देखिए, किसी को अभिनय करते हुए देखिए, किसी को गाते हुए सामने सुनिए, जी, आपके जी। अंदर वो चीजें आ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और आप आगे भी हम आपको कष्ट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।